एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी। आई होप सब बढ़िया है, सबकी पढ़ाई मस्त चल रही है। भैया आज की आपकी क्लास 7th की वन शॉट सीरीज में ले आए हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भैया वन शॉट। यहाँ लेक्चर नंबर 2 पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, ये है भैया वन शॉट। ठीक है, तो वन शॉट में यार समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, कब बना, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, और अगर ये नहीं होता तो हमारा देश कैसा होता। भैया क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन। यार मैम हम लोग स्कूल जाते हैं तो हमारे स्कूल में कुछ रूल्स है, इस दिन ये वाला ड्रेस पहन के आना है, इतनी बजे स्कूल आना है, इतनी बजे छुट्टी होगी। अगर ये रूल्स नहीं होंगे तो स्कूल कैसा लगेगा, सर्कस लगेगा, कोई कुछ पहन के आ रहा है, कोई कुछ पहन के आ रहा है। सिमिलरली बेटा, अगर हमारे देश को प्रॉपरली चलाना है तो कुछ रूल्स की जरूरत है। उन्हीं रूल्स को एक किताब में लिखा गया है और उस किताब को कहा जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। आपने देखा होगा यार 26 जनवरी के दिन हमारे पूरे इंडिया में एक अलग ही माहौल होता है ना। न्यू दिल्ली में परेड निकलती है, रेड फोर्ट पर झंडा फहराया जाता है, एक नेक्स्ट लेवल देशभक्ति का माहौल होता है। तो बेटा 26 जनवरी का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या हुआ था इस दिन, यही हमें बेटा इस लेक्चर में चमकाना है। द कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, है ना। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इफेक्ट में आया था, लागू किया गया था। ठीक है, यहाँ पर भैया 2 डेट्स आएंगी, है ना, याद रखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसीलिए कि भैया संविधान अडॉप्ट कब हुआ था और इम्प्लीमेंट कब हुआ था। 2 डेट्स है भाई, 2 डेट्स है कि अडॉप्ट कब हुआ था और इम्प्लीमेंट कब हुआ था। तो जरा लिख लीजिएगा कि अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इस दिन संविधान लिख के कंप्लीट हो गया था, है ना। हमने मान लिया था कि भैया यही हमारे भारत का संविधान रहेगा। और इम्प्लीमेंट हुआ था भैया 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों मैम, वाह, ऐसा समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्योंकि जब अपना लिया है, जब कंप्लीशन हो गया है, तो इसी दिन क्यों नहीं हमने अपना लिया, क्यों नहीं हमने ये बोल दिया कि लागू कर रहे हैं। इसलिए बेटा इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है ना, इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन है। बता देती हूँ, सिलेबस में तो नहीं है पर फिर भी सुन लो भैया, इंटरेस्टिंग कहानी है कि 26 जनवरी 1930 को जब हम आज़ाद नहीं हुए थे ना, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि भैया आज इस दिन मैं अपने देश को पूर्ण स्वराज घोषित करता हूँ। मैं ये घोषित करता हूँ कि आज हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिल गई है ना। बहुत आक्रोश में थे वो और कह रहे थे कि आज का दिन पूर्ण स्वराज है, अब हम इन अंग्रेजों की बात सुनेंगे नहीं, हम इनको अब झेलेंगे नहीं, आज से मैं अपने देश में पूर्ण स्वराज की घोषणा करता हूँ। भैया 26 जनवरी की सिग्निफिकेंस को याद रखते हुए, है ना, उन्होंने तो उस दिन ये भी कह दिया था कि जब हमारा देश आज़ाद होगा हम 26 जनवरी को बनाएंगे इंडिपेंडेंस डे। लेकिन बाद में 15 अगस्त को हमको इंडिपेंडेंस मिली, इस कारण से 15 अगस्त तो इंडिपेंडेंस डे बन गया। बट ये डेट हम भूल नहीं जाएं, ये पूर्ण स्वराज को हम भूल नहीं जाएं। इस कारण से बेटा नवंबर में कंप्लीट होने के बाद भी रुक के, है ना, उस डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान इम्प्लीमेंट हुआ है। याद रखना है, अडॉप्ट पहले ही हो गया था, अपना पहले ही लिया गया था, लागू कब हुआ, जनवरी 1950 में। भैया ये जो किताब है, जो कॉपी है इसकी, वो दिल्ली में रखी है, पार्लियामेंट में रखी गई है, एक हीलियम फिल्ड गैस में, है ना, एक गैस का, एक हीलियम फिल्ड ग्लास का बॉक्स है ना, एक ग्लास बॉक्स है, इसमें हीलियम गैस भरी हुई है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, वहां पर ये संविधान भैया रखा हुआ है। इट इज अ डॉक्यूमेंट दैट स्पेल्स आउट द नेशंस बेसिक प्रिंसिपल। और क्या है संविधान, एक डॉक्यूमेंट है, एक रूल बुक है जिसमें लिखा गया है कि जो देश है भारत, ये कैसा होगा। ये होगा भैया कि यहाँ पर 3 ऑर्गन्स होंगे गवर्नमेंट के। लेजिस्लेटिव होगा जो लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव होगा जो इन लॉ को लागू करेगा, और जुडिशरी होगी, जज होंगे, कोर्ट होंगे ताकि जस्टिस मिलेगा। चेक्स एंड बैलेंसेस अमंग दिस 3 ऑर्गन्स। और ये तीनों ऑर्गन्स इंडिपेंडेंट नहीं है भैया, एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस नजर रखेंगे कि जुडिशरी अपना काम अच्छे से कर रही है कि नहीं, ये दोनों देखेंगे। लेजिस्लेचर अपना अच्छे से काम कर रही है कि नहीं, ये दोनों देखेंगे। तो भैया चेक्स एंड बैलेंसेस का रोल रहेगा to ensure fairness and accountability. The rights and duties of the citizen, सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, हमारे संविधान में हमें जो राइट्स मिले हैं, अधिकार मिले हैं, और जो हमारे कर्तव्य है, दोनों ही मेंशन्ड है। एन आउटलाइन ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल एंड एस्पिरेशन ऑफ द नेशन। और भैया देखिएगा कैसा यार, जो देश इतने समय से अंग्रेजों के अंडर में रहा,
आगे कैसा दिखेगा, कितना सुनहरा भारत दिखेगा, क्या क्या गोल्स हैं, क्या क्या एस्पिरेशंस हैं, सब कुछ हमारे संविधान में लिखी गई है भैया। चमक रहा है। इट एक्ट्स लाइक अ रूल बुक, एक रूल बुक है भाई जहां पर सारे नियम कायदे कानून लिखे हैं, सिमिलर टू रूल्स इन अ गेम, है ना। गेम में जो रूल्स होते हैं, स्कूल में जो रूल्स होते हैं, बस वैसे ही रूल्स है, ताकि कोई भी लड़ाई हो तो फेयरली सेटल हो सके, है ना। किसी ने कुछ गुनाह किया है तो उसको सबको इक्वली सजा मिल सके, एक देश में पीस जो है वो मेंटेन्ड रहे। Some important thing that most constitution contains are values and idea of society। सबसे ज्यादा चीजें क्या लिखी है भैया, संविधान जो है उसमें सोसाइटी कैसी होगी, गवर्नमेंट कैसी होगी, आपकी डेमोक्रेसी है या मोनार्की है, हाँ सीधी सीधी बातें हैं कि भैया उस देश के बारे में क्या क्या चीजें लिखी गई है। तो वैल्यू आइडिया, है ना, फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, कि इनका क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, पुलिस वालों का क्या काम है, जजेस का क्या काम है, सब कुछ लिखा गया है। पॉलिटिकल सिस्टम, है ना, कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है आपका, डेमोक्रेसी है कि नहीं, मोनार्की है क्या, आपके यहाँ राजा है, आपके यहाँ सरकार कैसी है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, क्या है, सब कुछ लिखा है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, जैसा मैंने तुम्हें कहा। गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द गवर्नमेंट, भैया गवर्नमेंट को काम कैसे करना है, एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, सब कुछ एक देश को चलाने के लिए जितनी चीजें जरूरी है भैया जी, सब लिखिए हमारे प्यारे संविधान में। अब लिखा किसने, है ना, वो कुछ लोग जिन्होंने संविधान को लिखा है। हम सबको ने सैल्यूट करना चाहिए भैया कि इतने से लोगों ने मिलकर इस देश का सुनहरा संविधान इतना बढ़िया लिखा है कि आज भी इंडिया का संविधान वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। एक असेंबली बनी, डेफिनेट सी बात है, कुछ लोगों की एक असेंबली बनी, उसका नाम रखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1946 में बेटा ये बनी थी टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके पहले प्रेसिडेंट बने, और इन्होंने भैया बोला है कि आज इस दिन, है ना, 1946 को ये असेंबली बनी है और हम अब लिखेंगे भारत का संविधान, जो एक सुनहरे भारत का संविधान होगा। Who was the first president? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। The Constituent Assembly started on 9 December 1946 with 389 members, later 299 after partition। तो शुरुआत तो हुई थी एक संपूर्ण अखंड भारत के साथ, है ना। 1946 में हमारा पार्टीशन नहीं हुआ था तो 389 लोग थे, पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हमारे देश से जब अलग हो गया तब बचे भैया 299 मेंबर्स ही बचे जिन्होंने मिलकर ये संविधान लिखा है, इंक्लूडिंग 15 विमेन, है ना, 15 महिलाएं भी इसमें थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ द असेंबली, है ना, राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे, चेयरमैन ऑफ द कंप्लीट असेंबली। डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा वॉज द प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ द असेंबली। और एक ड्राफ्टिंग कमिटी बनी, है ना, एक मेन कमिटी जो मेन काम कर रही है, उसके प्रेसिडेंट बने डॉक्टर BR अम्बेडकर, कंफ्यूज मत होना। पूरी असेंबली के चेयरमैन बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक इस असेंबली में एक कमिटी है छोटी सी, ड्राफ्टिंग कमिटी, जो एक्चुअली ड्राफ्ट कर रही संविधान, उसके प्रेसिडेंट या उसके चेयरमैन कौन बने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, जो इंडिया के पहले लॉ और जस्टिस मिनिस्टर भी रहे हैं। ठीक है, इट टुक ऑलमोस्ट 3 years टू कंप्लीट इट द कॉन्स्टिट्यूशन ना, ऑलमोस्ट लगभग 3 साल लगे, 2 साल 11 महीने 18 दिन के लगभग जो है इस संविधान को बनने में लग गए, फ्रॉम 1946 टू नवंबर 1949। लेकिन नवंबर में अडॉप्ट हो गया था, इम्प्लीमेंट कब हुआ, जनवरी में हुआ, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। जैसा मैंने कहा 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट हुआ और इसी को हम रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। Members were elected by provisional assembly which was chosen by the people ensuring a democratic process। और मैम जो 300 मेंबर आप बता रहे हो, 299 लोग, ये आए कहाँ से, इनके लिए बेटा इलेक्शन हुए थे, है ना। पहली बार जो इलेक्शन हुए वो डेमोक्रेटिक थे कि लोग बताएंगे कि भैया BR अम्बेडकर जी रहेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा जी रहेंगे, राजेंद्र प्रसाद जी रहेंगे, है ना, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी रहेंगे। तो जितने भी लोग, ये सब क्या है बेटा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। अब भैया लिख तो लिया, अब सब 299 लोग खड़े हो गए, बैठ गए, अब सोच रहे हैं कैसे लिखे संविधान, क्या क्या लिखें, क्या क्या चीजें हमारे संविधान को इन्फ्लुएंस करेगी, है ना। तो सोच के देखो उस समय स्थिति क्या होगी। अगर तुम उस समय उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर होते तो तुम सोचोगे यार अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया है, बहुत मारा पीटा है यार, तो हमारा जो देश का फ्रीडम स्ट्रगल रहा है उससे इंस्पायर होगे,
डेफिनेट सी बात है, हमारे संविधान में तुम लिखोगे कि अब अंग्रेजों के भागने के बाद हम पे कोई अत्याचार नहीं करे, हमको फ्रीडम मिले, हमको इक्वालिटी मिले, हमको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले। सीधी बात है, हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल से भैया डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। यस और नो, यस और नो भाई, चमक रहा है, क्लियर। उसके बाद यार तुम देखोगे यार, हमारा भारत तो ऐसा देश है जो सोने की चिड़िया रहा है ना। हम तो अतिथि देवो भव जैसे भावना रखते हैं, है ना। हम तो भैया वसुदेव कुटुंबकम कि एवरी पर्सन इज माय फैमिली वाली फीलिंग रखते हैं। तो हम हमारे कल्चर से, हमारे कल्चरल वैल्यूज से इन्फ्लुएंस होंगे, हमारी सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस होंगे, एंड लास्टली बेटा हम इन्फ्लुएंस होंगे फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन से कि अमेरिका वालों ने क्या लिखा, ऑस्ट्रेलिया वालों ने क्या लिखा, आयरलैंड वालों ने क्या लिखा, हम सबका देखेंगे और सबके बेस्ट फीचर्स हमारे संविधान में डाल के अपने संविधान को बेस्ट संविधान बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या क्या चीजें सीखी, तो फ्रीडम मूवमेंट से हमें समझ में आया कि हमारे पास इक्वालिटी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, हमें बोलने का हक नहीं है, हमें राइट टू वोट नहीं है, तो ये सारी बातें आएंगी। सीधी बात है यार, है ना। वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम, ब्रदरहुड फ्रॉम द फ्रीडम स्ट्रगल वर एडेड। लीडर्स ऑफ, और हर एक लीडर ने अपना कुछ घटना सोची यार। B.R. अम्बेडकर जी ने सोचा यार, मुझे ये लोग ना मंदिर में नहीं आने देते थे, मुझे पानी नहीं पीने देते थे, तो मैं SC/ST लोगों को रिजर्वेशन दूंगा, है ना, मैं इक्वालिटी लेकर आऊंगा। सबने अपने अपने एक्सपीरियंस से बेटा संविधान को इतना बढ़िया बनाया है। They decided on important things like giving voting right to all adults, keeping power separate, protecting people's right, making rules for changing the constitution and defining the power of central and state government। हर एक बात पर, हर एक विषय पर, हर एक मुद्दे पर बेटा डिस्कशन यहाँ पर हुआ है, ठीक है जी। अगली बात है भैया, भारत के खुद के कल्चर से हमने सीखा वसुधैव कुटुंबकम, है ना। संविधान में लिखा है ऑल द पीपल आर माई फैमिली, फ्रेटर्निटी की फीलिंग है ना, ब्रदरहुड की फीलिंग है। भावंतु सुखिनः मतलब वेल बीइंग ऑफ ऑल, सबका बढ़िया हो। ये सब कहाँ लिखा है, हमारे संविधान में बेटा लिखा गया है। हमने हमारे क्लास 7th में पढ़ा है कौटिल्य की सप्तंग थ्योरी, याद करो, मित्र, है ना, एक किंग, एक आर्मी, तो सब कुछ कि चाणक्य ने क्या बताया चाणक्य नीति में, समझ रहे हो। इंडिया का क्या कल्चर है, इंडिया के जो पुराने राजा महाराजा रहे उन्होंने कैसा किया था, सब कुछ स्टडी करके बेटा उन 299 मेंबर्स ने एक बेहतरीन संविधान हमारे देश को दिया है, ठीक है। अच्छा, अब हम अलग अलग देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना, फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन से हमने क्या सीखा, तो भैया याद रखना है, यहां से सवाल बनेगा, यहां से सवाल बनेगा, इसको कर लीजिए स्टार मार्क, सवाल यहां से बनेगा, ठीक है। ये है सवाल आपका कि भैया अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, अलग अलग देश से हमने क्या सीखा, तो याद रखना है कि फ्रांस से सीखा लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, क्योंकि हमारे बहुत समय पहले वहाँ अभी एक रिवॉल्यूशन हुआ है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में। तो वहाँ के लोग जब फ्रांस के लोग जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन कर कर अंग्रेजों को भगा सकते हैं, तो इंडिया के लोग क्यों नहीं, है ना। तो हम वहाँ से इंस्पायर हुए। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया भैया, फ्रांस से। याद रखना है भैया जी, फ्रांस से लिया लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लेफ्ट, ठीक जी। भैया आयरलैंड से क्या लिया, DPSP लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैम ये क्या होता है, टेंशन मत लो, आगे बताऊंगी, है ना। DPSP आर द गोल्स, कि भैया गवर्नमेंट को आगे क्या क्या चीजें अचीव करनी है, वो DPSP में लिखा होता है। अच्छे से बताऊंगी आगे। DPSP कहाँ से लिया, आयरलैंड से। USA से ली भैया इंडिपेंडेंट जुडिशरी, USA से क्या लिया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अदर कंट्रीज लाइक UK एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो प्रोवाइडेड आइडियाज, है ना। याद करेंगे भैया, वापस याद कर लेंगे। फ्रांस से लिया इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। कैसे याद रखना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हुआ था, वहां पर भी लोग परेशान थे, इसीलिए इक्वालिटी, फ्रीडम, है ना, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, ये भावना वहां से लेंगे। US से लिया इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और हमारा आयरलैंड से क्या लिया हमने, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा बेटा हमारे जो संविधान लिखा हुआ है, कभी तुम किताब खरीदोगे तो महाभारत, रामायण के सीन, मोहनजोदारो, जितनी इंडियन कल्चर है ना, सिविलाइजेशन है, जितना हमारा पूरा आप देख लो, वेद पुराण, जितना भी हमारा प्यारा सा कल्चर है, सबकी इमेजेस, सबकी पेंटिंग्स, है ना। आपको दिखेगा महाभारत की एक इलस्ट्रेशन है फंडामेंटल ड्यूटीज के, वहाँ, है ना। वहाँ पर जब अर्जुन खड़े रहते हैं कि भैया सामने कौरव खड़े हैं,
है ना, और मैं कैसे इन पे वार करूं, है ना। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं कि तुम्हारा कर्तव्य है ये, है ना। अर्जुन जी कृष्ण से कहते हैं कि ये तो मेरे अपने हैं, मैं इन पे कैसे वार करूं, जो मेरे सामने हैं ये तो मेरे अपने हैं। तो जब कृष्ण जी कहते हैं कि भैया अपने होते तो सामने नहीं होते, साथ में होते, है ना, अपने होते तो सामने नहीं होते, अपने साथ होते, और ये तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारी ड्यूटी है। तो वहां से फंडामेंटल ड्यूटीज की बात पे वो वाला आपको एक इमेज देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें भी हमारे संविधान में, हमारे कल्चर की प्राइड भी बेटा क्या है, मेंशन्ड है। ठीक है, इस तरह से देखोगे आप सिटीजनशिप में, फंडामेंटल राइट्स में, है ना, डीपीएसपी में आपको प्यारे प्यारे हमारे देश के इलस्ट्रेशंस देखने को मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, हाँ, बहुत डीप में नहीं है, बस 6th क्लास में तुम पढ़ के आए हो इंडियन गवर्नमेंट के बारे में, कि इंडियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं और 3 लेवल होती है ना। सब कुछ संविधान में लिखा हुआ है। इतना जो तुम्हें कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिख रहा है ये बहुत सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन में बातें ये लिखी गई है कि इंडियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और 3 लेवल भी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। मतलब सोच के देखो कॉन्स्टिट्यूशन कितना सॉर्टेड है, सब लिखा हुआ है। ये गवर्नमेंट है भैया, इनके 3 ऑर्गन होंगे, एक जने लॉ बनाएंगे, एक जने उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कुछ जने जस्टिस देंगे। फिर इसके 3 लेवल है, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में बैठी है, स्टेट गवर्नमेंट हर एक स्टेट की अपनी अपनी है, लोकल जो पंचायत है, ठीक है। उसके अलावा क्या लिखा गया है, उसके अलावा लिखा है सेपरेशन ऑफ पावर, है ना भैया, सबकी पावर अलग अलग है, कोई किसी में मिक्स मैच नहीं हो रहा। लिखा गया है कि इलेक्टोरल सिस्टम है, एवरी एडल्ट कुड वोट, है ना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। तो इंडियन गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर हमारे संविधान में उन 299 मेंबर्स ने बेटा बहुत बड़े तरीके से लिखा हुआ है। की फीचर्स क्या है, 3 की फीचर्स है, यहाँ से सवाल बनेगा, इसको वापस 4 मार्क करेंगे कि भैया 3 मेन फीचर है संविधान के। पहला है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे राइट्स क्या क्या हैं, हमें क्या क्या अधिकार मिले हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, इंडियंस थोड़ा सा लेने में ज़्यादा वो रखते हैं, है ना, हम लोगों को सब कुछ चाहिए, देते हम कुछ नहीं है, है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, हमें कुछ देना भी तो है देश को, वो लिखा है। और डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन तीनों को एक बार बेटा अच्छे से देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स वो अधिकार है जो संविधान ने हमें दिए हैं। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, है ना, फ्रीडम, हमें हर तरह की फ्रीडम है, कुछ भी बोल सकते हैं हम, है ना, हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू गो एनीवेयर, लिव एनीवेयर, सब है, ठीक है। राइट टू लाइफ का फ्रीडम है ना, आर्टिकल 21, ठीक है। फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर बैंड है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सारे कुछ सब कुछ जो है हमारे संविधान में लिखे गए हैं, है ना। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ठीक है, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, सिटीजन्स कैन गो टू कोर्ट इफ दिस आर वायलेटेड। अगर हमारा एक भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, टूटता है, तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाके हम अर्जी दे सकते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से बेटा, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies. These are the 6 fundamental rights जो हमें संविधान हमारा देता है। नेक्स्ट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। कभी आप ताजमहल जाओ, कोई भी मॉन्यूमेंट जाओ, आपको दिखेगा कि भैया लोगों ने वहाँ ऐसा दिल बनाया है ना, उसमें एक ऐसा एरो बनाया है, फिर यहाँ लिखा है सुमन और यहाँ लिखा है राज, है ना। तो ये जो इस तरह की हरकतें हैं, आपको लगता है ताजमहल जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है, वहाँ ऐसी हरकतें होनी चाहिए, है ना। आप इंडिया गेट, गेट ऑफ इंडिया, कोई भी मॉन्यूमेंट चल जाओ, आपको इस तरह की हरकतें इतनी ज़्यादा कॉमन दिखेगी। तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम ऐसी हरकतें नहीं करें, है ना। दिस इज आवर ड्यूटी कि भैया ये क्या 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 बातें हैं, है ना। तो कुछ इसी तरह की हमारी ड्यूटीज है भैया। पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 51A में मेंशन्ड है भैया फंडामेंटल ड्यूटीज, है ना। आर्टिकल 51A में मेंशन्ड है हमारे देश की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। पहली है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में लिखा है फॉलो करो, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करो, चेरिश द आइडिया एंड फॉलो द नेशनल आइडियाज, है ना। हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा, है ना, हमारा जो नेशनल आइडियाज हैं, फ्रेटर्निटी के, ब्रदरहुड के, इसको चेरिश करो, है ना, सेलिब्रेट करो। ये मत सोचो कि भैया वो मुस्लिम, मैं हिंदू, क्यों उससे बात करूं,
है ना, वी शुड हैव अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड टू प्रोटेक्ट एंड अपहोल्ड द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कहीं भी जाके देश का नाम डुबा के नहीं आना है ना। फ्रीडम, हम फ्री कंट्री हैं, है ना, हमारी एक यूनिटी है, हमारी इंटीग्रिटी है, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके चलना है। डिफेंड द कंट्री, कल को अगर कोई देश हमारे देश के आगे खड़ा हो जाए तो हम आगे खड़े रहेंगे, है ना। आर्मी खड़ी है हमारी, हम उनके साथ खड़े हैं, हम हमेशा हमारी कंट्री को बचा के रखेंगे। प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड, है ना, प्यार को बांटो, ना कि ये फालतू की लड़ाई झगड़ों को। हार्मनी, है ना, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, जो हमारा इतना बढ़िया हेरिटेज है, जो हमारे पूर्वज हमको देकर गए हैं, उसको प्रोटेक्ट करो, उसको वैल्यू करो। नेचुरल इन्वायरमेंट को वैल्यू करो, है ना, हवा, पेड़ पौधे, पानी, इन सबको वैल्यू करो, प्रोटेक्ट करो। डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म, किसी भी फील्ड में, बीट साइंस, बीट ह्यूमैनिटी, हर एक फील्ड में हमेशा हमारा देश आगे रहे। हमारा ये कर्तव्य है कि हम ये सब चीज़ें करते रहे। सेव द पब्लिक प्रॉपर्टी, गार्डन में, है ना, पार्क्स में, ये दिल विल बनाने की हरकतें छोड़ के, है ना, उसको सेफगार्ड करो, वहाँ कचरा वचरा मत फेंको, ये भी हमारी ड्यूटी है। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, हमेशा स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, पढ़ो लिखो, देश को आगे बढ़ाओ, ठीक है, सीधी सीधी बात है, फालतू समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन, जब भी मौका मिल जाए, है ना, तुम्हारा ड्यूटी है कि अगर तुमसे कोई कम पढ़ा लिखा तुम्हें मिल गया, उसको पढ़ा दो यार, है ना, पढ़ा दो, कुछ चार बातें तुम बता दोगे, चार बातें वो तुम्हें बता देगा, दोनों का एजुकेशन बढ़ेगा। जब अपॉर्चुनिटी मिले, जब तुम किसी को कुछ पढ़ा सको, है ना, किसी भी तरीके से देश का भला कर सको, उसमें अपना योगदान दे देना चाहिए। दिस आर द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अवर नेशन, जो आर्टिकल 51A पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। फंडामेंटल राइट चमक गया भैया, फंडामेंटल ड्यूटी चमक गया। अब क्या चमकाना है? अब चमकाना है डीपीएसपी क्या होता है? देखो, अभी तुम छोटे बच्चे हो, है ना, अभी तुम्हारा गोल होगा कि मैम मैं बड़ा होके कलेक्टर बनूंगा, मैम मैं बड़ी होके डॉक्टर बनूंगी, मैम मैं बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा, ठीक है, तुम्हारा एक गोल है। तुम उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखोगे कि यार अगर मुझे आईएएस बनना है तो मुझे एसएसटी में बहुत बढ़िया मार्क्स लाने पड़ेंगे, एसएसटी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डीप में पढ़ना पड़ेगा। दिस आर योर गोल्स, इन पे तुम अब काम करोगे। जब तुम इन पे काम करोगे तब तुम आईएएस बन पाओगे। सिमिलरली बेटा, हमारी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है, अगर इस गवर्नमेंट को बेस्ट गवर्नमेंट बनना है, सक्सेसफुल गवर्नमेंट बनना है, तो कुछ गोल्स है ना, कुछ गोल्स है जो अगर इन्होंने फॉलो कर लिए तो ये बेस्ट गवर्नमेंट बन जाएगी। अब जरूरी नहीं है उन्हें फॉलो करना ही पड़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स फॉलो होगी ही, है ना, वो करनी ही पड़ेगी, लेकिन डीपीएसपी फॉलो ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है, है ना। ऐसा अच्छा भैया तुमने गोल्स लिख लिए कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, जरूरी तो नहीं तुम सब फॉलो करोगे, लेकिन तुमने अगर वो कर लिया तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। सिमिलरली भैया, सरकार ने अगर ये गोल्स को फॉलो कर लिया तो सरकार सक्सेस के रास्ते पे बढ़ जाएगी, बट दिस आर नॉट जरूरी, दिस आर नॉट इन्फोर्सेबल। तुम ये नहीं बोल सकते हो कि मैम हमारी डीपीएसपी फॉलो नहीं हुई या हम तो कोर्ट जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आर्टिकल 41 बोलता है वेलफेयर गवर्नमेंट, है ना, वो गवर्नमेंट जो सबका वेलफेयर करे, सबका भला करे। ये गोल्स है कि सरकार का गोल है कि वो एक वेलफेयर सरकार बने। एक यूसीसी फॉलो हो, आर्टिकल 44 कि भैया यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो होना चाहिए। मतलब कि क्या कि भैया हर पूरे देश में जो लॉज हैं, जो नियम है, वो एक जैसे होने चाहिए। आर्टिकल 38 सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस मिले, है ना, किसी भी तरीके से जस्टिस में कोई कमी नहीं रहे, हर तरह का सोशल, हर तरह का इकोनॉमिक, हर तरह का पॉलिटिकल जस्टिस मिले। इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन हो, आजकल तो लॉज ही बन गए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये गोल था, पहले ये लॉस नहीं थे, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ये सब पहले नहीं थे, बाद में ऐड हुए, क्योंकि ये गोल था, एक गोल था भैया कि ये करना है, तो ये हो गया। आप ऐसे एक एक गोल आपको अचीव करते जाना है और टिक करते जाना है कि भाई ये हो गया है, ठीक है। अभी भी कंप्लीटली नहीं हुआ है, अभी भी इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन हमें तो करना ही है, बट एक सक्सेस की सीढ़ी वहां पर मिली है। 49 इज प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। दिस आर सम ऑफ द आर्टिकल। देखो, याद करने के लिए 44 को तुम याद कर सकते हो यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो 44 4 है, 4 है और 4 यूनिफॉर्म है ना, एक सिमेट्रिकल है, एक जैसा है, तो इससे याद कर ले सकते हो, यूनिफॉर्म आ जाएगा। 44 हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। 41 इज वेलफेयर, ये याद हो जाएगा। देखो 48A जो है, 48A है ना, 48A जो है वो है इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का, 48A, और 49 है मॉन्यूमेंट्स का। 48 इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ का, 49 किसका है?
मॉन्यूमेंट्स का, ठीक है। 44 किसका है? यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। 41 इज वेलफेयर गवर्नमेंट एंड 38 इज सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ये सारे आर्टिकल्स बेटा हमें याद रखने हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नाउ एक और बात लिखिए संविधान में कि हमारा संविधान एक जीता जागता संविधान है। इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? क्या संविधान सांस ले रहा है? इज इट अ लिविंग डॉक्यूमेंट? क्या लगता है? कॉमेंट्स में बताओ फटाफट, 1 मिनट दिया। क्या लगता है? इज कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट? डेफिनेटली बेटा, द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। यस, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। व्हाई? क्यों? क्योंकि इसमें अमेंडमेंट्स पॉसिबल है, चेंजेस पॉसिबल हैं, अमेंडमेंट्स पॉसिबल हैं, चेंजेस। कि भैया उस जमाने में जब ये संविधान बना तब मोबाइल फोन नहीं था, तो मोबाइल फोन के बारे में कोई लॉ नहीं था। अब मोबाइल फोन आ गया है तो साइबर सिक्योरिटी लॉ, है ना, डार्क वेब लॉ, जितने भी ये चीजें हो रही है फ्रॉड वाले, वो लॉस और लिखने पड़े और बनाने पड़े, है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना, हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब पहले नहीं थे, सब बाद में ऐड होते गए। तो जब संविधान में आप कुछ ऐड या डिलीट करते हो उसे कहते हैं अमेंडमेंट, और इसलिए संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है क्योंकि उसमें बदलाव हो सकते हैं और कभी कभी इन बदलाव के लिए हमसे भी फीडबैक लिया जाता है कि आप बताओ क्या होना चाहिए। जैसे आधार का जब अमेंडमेंट बिल आया था तब लोगों से फीडबैक लिया था कि आप लोग बताओ क्या क्या चेंजेस होने चाहिए। तो भैया इट इज अ टू एंड फ्रो रिलेशनशिप, सिर्फ सरकार नहीं कर रही है, हमसे भी फीडबैक यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। अच्छा, चेंजेस के एग्जाम्पल क्या क्या है? कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी बाद में ऐड हुई, पहले नहीं थी, पहले कोई कर्तव्य नहीं थे, बाद में लगा यार इनको थोड़ी ड्यूटीज भी दो, है ना, तो 1976 में ऐड हुई। 2004 में बेटा हमारा जो इंडियन फ्लैग है वो संविधान ने अपने घर पर होइस्ट करने का परमिशन दिया कि आप अपने घर पर लगा सकते हो, पहले नहीं लगा सकते थे। आज आप बहुत सारे लोगों के घर पे इंडियन फ्लैग देख सकते हो, पहले ये लगाना इलीगल था, बाद में 2004 में इसको क्या कर दिया बेटा, अलाउ कर दिया। पंचायती राज सिस्टम पहले नहीं था, है ना, सिर्फ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट थी। पंचायती राज सिस्टम 1992 में 73rd अमेंडमेंट से ऐड हुआ। तो कितनी चीजें ऐड हो गई, कितनी चीजें सब्सट्रैक्ट हो गई, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, हटा दिया। तो दिस इज द लिविंग डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने तुम्हें कहा कि भैया यहाँ पर हमारे भी क्या आते हैं, फीडबैक के लिए पूछते हैं कि भैया आप बताइए कि आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस रूल्स, है ना, 2020, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं, एक नए रूल्स बनाने हैं, तो आप लोग बताइए क्या क्या चीजें ऐड होनी चाहिए, है ना, आप लोग अपने सजेशन दीजिए। तो यहाँ पर बेटा टू एंड फ्रो रिलेशनशिप देखने को मिल जाती है ना। दिस इज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट द चैप्टर कि संविधान कैसे बना, क्या क्या की फीचर्स थे, किसने बनाया, कितना समय लगा। लास्ट जो टॉपिक है दैट इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भैया जब संविधान की किताब खरीदेंगे आप तो पहले ही पेज पर एक डॉक्यूमेंट लिखा है और लिखा है उसके ऊपर प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब समरी, है ना। आप कोई नॉवेल खरीदते हो, कोई किताब खरीदते हो तो सबसे ऊपर समरी लिखी होती है कि भैया इस किताब में ये चीजें हैं। सिमिलरली पूरे संविधान की अगर आप एक पेज की समरी बताओगे तो होगी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां लिखा क्या है, लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम, है ना, हम लोग जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व, है ना, हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि हम भारत को एक ऐसा देश बनाएंगे जो कि सोवरेन होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, और उसके हर एक सिटीजन को हम क्या देंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी देंगे। और आखिरी में लिखा है in our constituent assembly 26 November 1949 hereby we adopt, enact and give ourselves this constitution। क्या तो ये प्रियम्बल है, पढ़ के मजा आ जाता है भैया। याद रखना है इसको कि एक प्रियम्बल लिखा है जहाँ समरी है ना, जहाँ संविधान की एक समरी लिखी गई है। तो भैया इसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, इनका मतलब क्या होता है। कुछ टर्म्स हैं जिनका मतलब लिखने को आ सकता है, ऐसा आ सकता है कि एक्सप्लेन कर दो प्रियम्बल। तो एक एक टर्म को जरा ध्यान से देख लेते हैं भैया। पहली टर्म है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया कौन है, हम लोग, है ना, हम लोग जिन्हें संविधान बनाया है वो लोग, और हम लोग, हम अपने आप को संविधान दे रहे हैं, उन लोगों ने हमारे लिए लिखा है, सीधी बात।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन? सोवरेन का मतलब होता है वी आर इंडिपेंडेंट, हमारे ऊपर कोई नहीं है। चाइना वाले हमें नहीं बता सकते आपको क्या करना है, यूएसए वाले नहीं बता सकते। वी आर इंडिपेंडेंट टू टेक आवर ओन डिसीजन, वी आर फ्री टू डू वॉट एवर वी वॉन्ट। हम अब किसी के नीचे नहीं है, या अंग्रेज हमारे देश से भाग चुके हैं। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है जो वेल्थ है, जो गवर्नमेंट की वेल्थ है, सोसाइटी की वेल्थ है, वो इक्वली डिवाइड होगी। जो सरकार की वेल्थ है उससे अगर कुछ काम होगा तो वो सबके लिए होगा, ऐसा नहीं है कि अमीरों के लिए होगा बस। अगर कोई रोड बनेगी तो सब उसको यूज करेंगे, समझ रहे हो? जो वेल्थ है वो सब में इक्वली शेयर होगी एंड द गवर्नमेंट रिड्यूसेस द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, है ना। सरकार जो है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को हमेशा कम करने की कोशिश करेगी, है ना। अमीर अमीर बनता जाए, गरीब गरीब बनता जाए, इस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने का ट्राई करना है विद द हेल्प ऑफ सोशलिस्ट गवर्नमेंट। सेक्युलर मतलब देश का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, भारत क्रिश्चियन राष्ट्र नहीं है। वी आर अ सेक्युलर कंट्री भैया। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब कुछ है भाई भाई। डेमोक्रेटिक, हम लोग जाके वोट देंगे और सरकार चूज करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भैया मोदी जी अभी अगर प्राइम मिनिस्टर है तो आगे उनका बेटा, खैर चलो उनका बेटा या XYZ कोई प्राइम मिनिस्टर है तो उनका बच्चा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, फिर उनका बच्चा, फिर ऐसा कोई हेरिटेज सिस्टम नहीं है। हर 5 साल में इलेक्शन होंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया विल चूज द गवर्नमेंट, उसे कहते हैं डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक का मतलब होता है भैया द हेड ऑफ द स्टेट, जो प्रेसिडेंट है वो भी इलेक्टेड होंगे, है ना। प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट किया जाएगा, वो भी कोई हेरिडेटरी पोजीशन नहीं है। जस्टिस यानी कि क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा, सब इक्वल है। आप अमीर हो गरीब हो इक्वल हो, आप PM के बच्चे हो आप नॉर्मल बच्चे हो, अगर कुछ क्राइम करा है तो सबको क्या मिलेगा, न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। लिबर्टी मतलब फ्रीडम है हमें, है ना। हम कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, किसी की कोई रोक टोक हमें नहीं है। इक्वालिटी, हर कोई इक्वल है, एवरीवन इज इक्वल। लड़का हो लड़की हो, काला हो गोरा हो, मोटा हो पतला हो, कोई भी जात का हो, कुछ भी हो, एवरीवन इज इक्वल। फ्रेटर्निटी मतलब हम प्यार से बहुत अच्छे से ब्रदरहुड की भावना से यूनिटी और फ्रेटर्निटी को फैलाएंगे। तो यही आपका छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव्स ऑल्सो एंड फॉर योर क्लास 7th एग्जामिनेशन ऑल्सो। आई होप इट इज क्लियर। फाइनली भैया एक बात है कि इट इज नॉट जस्ट अ लीगल डॉक्यूमेंट, है ना। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे देश का संविधान है ना। बहुत प्राउड की बात है। और इसको बहुत सुंदर राइटिंग में एक कैलीग्राफर ने पेंशन किया है बेटा, लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, है ना। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भाई ने इसको अपनी प्यारी सी हैंडराइटिंग में इसका टेक्स्ट लिखा है। और नंदलाल बोस जी ने, जो हमने बताया ना महाभारत के सीन, मोहनजोदारो के सीन, तो नंदलाल जी बोस ने वो सीन्स को उस कॉन्स्टिट्यूशन में उतारा है। तो पूरा लिखा किसने है, प्रेम बिहारी रायजादा ने, नारायण रायजादा ने, और नंदलाल बोस जी ने इसमें सुंदर सुंदर आर्टिस्टिक वर्क्स दिए हैं। तो एक संविधान सिर्फ एक लिविंग डॉक्यूमेंट, एक नॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्राउड हैं। होमवर्क तो कुछ है नहीं बच्चा एज सच। इतना ही था आज की क्लास के लिए। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा। मिलूंगी आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।